नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्ट्स, वो एक्ट जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सोशल स्टडी से आवेदन किए हैं, जिनका एग्जाम 8-9 अक्टूबर 2024 को है, तो वो एक बार ये वीडियो जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो उनके लिए जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉस एक्ट। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 9 दिसंबर 2013 को, या फिर या कहें कि इसे पारित किया गया था 9 दिसंबर 2013 को। मंत्रालय कौन सा है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और ये एक्ट पारित ही क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है? तो ये एक्ट बनाया गया है, जो कार्यस्थल होता है, कार्यस्थल में जो महिलाएं होती हैं, उनके यौन उत्पीड़न के निवारण और रोकथाम और निषेध के लिए, ताकि कार्यस्थल पर एक महिला का शारीरिक या मानसिक रूप से यौन उत्पीड़न ना हो, उसकी रोकथाम के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। डेट आपको याद रखनी है और मंत्रालय याद रखना है। डेट हो गया कि कब पारित किया गया, 9 दिसंबर 2013 को। ये डेट आपको स्पेशली याद रखनी है। और दूसरा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा, इसका उद्देश्य। आप देखेंगे इसमें इनके जो समस्याएं हैं, उनका निवारण के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है। तो आगे इसमें देखेंगे कि इसमें शिकायत समिति बनाई गई है। शिकायत समिति जो है, उसमें एक आंतरिक समिति उसके अंतर्गत और अथवा स्थानीय समिति तैयार की गई है। तो जो आंतरिक समिति है, उनके उस सदस्यों की जो फीस भत्ते आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है अगर डीप क्वेश्चन पूछा तो। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते गैर सरकारी संगठनों में नियुक्त सदस्य आंतरिक समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रुपये के भत्ते के हकदार होते हैं। ऐसे ही स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस एंड भत्ते प्रतिदिन 250 रुपये के लिए हकदार होते हैं। अब बात करें इसमें, जब लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे होते हैं, तो उन मुद्दों से परिचित जो व्यक्ति है, उसे समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टता, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करता। फिर ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में आर्हता प्राप्त की हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके निवारण के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसा इस एक्ट में बताया गया है। फिर इसकी शिकायत की बात करें तो शिकायत, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत धारा 9 की उपधारा 2 के अनुसार इसके लिए जो प्रायोजन किया गया है कि अगर कोई कौन कौन शिकायत कर सकता है, पीड़ित कर सकता है या फिर उसके रिश्तेदार या फिर कोई भी। तो यहाँ पे जहाँ व्यतीत महिला अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, उस स्थिति में उसका नातेदार या मित्र शिकायत कर सकता है, या फिर उसका सहकर्मी, या राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी, या फिर व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो। इसके अलावा जहां व्यथित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, तो वहां कौन शिकायत कर सकता है? तो वहां पे उसका नातेदार या मित्र शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, कोई विशेष शिक्षक कर सकते हैं। तीसरा, कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक शिकायत कर सकते हैं। चौथा, संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही हो, वो शिकायत कर सकते हैं। इनके अलावा उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या आहर्ता प्राप्त मनोवैज्ञानिक या संरक्षक प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार की देखरेख कर रही हैं। संयुक्त रूप से ऐसा व्यक्ति जिन्हें लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी हो। अब आते हैं तीसरा, जहां व्यथित महिला किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है जिससे घटना की जानकारी हो। और चौथा, जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है, वह उस स्थिति में कौन शिकायत कर सकता है? तो वहां एक शिकायत घटना के जानकार द्वारा उसके वारिस की सम्मति से लिखित रूप से फाइल की जा सकती है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट की, ये जो शिकायतें की जा रही है, अभी देखें हम कि कौन शिकायत कर सकता है व्यथित महिला अगर असमर्थ है तो। लेकिन अब इनका निवारण कितने दिन में हो जाएगा, क्या दंड दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे।
इसमें होगा ये, सबसे पहले शिकायत फाइल करते समय धारा 11 के उपबंधों के अधीन अध्याधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की 6 प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा। जो भी शिकायत करने जाएंगे वो 6 प्रतियां शिकायत समिति में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। फिर शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत समिति उपनियम 1 के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेंगी। इसके बाद प्रत्यर्थी उपनियम 1 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेंगे। फिर आएगा शिकायत समिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार शिकायत की जांच होगी। शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार 3 सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है, परंतु संबंधित पक्षकार को अग्रिम में लिखित रूप से 15 दिन का नोटिस दिए बिना ऐसी समाप्ति या एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा। फिर है पक्षकारों को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यवसायी को लाने की अनुमति नहीं होगी। अगला, जांच का संचालन करते समय शिकायत समिति के कम से कम 3 सदस्य जिसमें यथास्थिति पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष क्या है उपस्थित रहेंगे। यही बात करें जब जांच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष क्या क्या चीज़ें हैं, तो व्यथित महिला के लिखित रूप से अनुरोध पर शिकायत समिति नियोक्ता से निम्नलिखित सिफारिश कर सकते हैं, जैसे व्यथित महिला के कार्य निष्पादन या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने या उसे किसी अन्य अधिकारी को आवंटित करने से प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करना। दूसरा, शैक्षिक संस्था के मामले में व्यथित महिला की किसी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करना। तो ये प्रोसेस है कि शिकायत करेंगे, इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन उपबंधों का कोई उल्लंघन करता है तो उनके लिए दंड भी निर्धारित की गई है। जैसे यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो जो नियोक्ता ऐसे व्यक्तियों से शासित के रूप में 5,000 रुपये की राशि क्या करेगी, वसूल करेगी। इसके अलावा कुछ एक्ट और हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 और अप्रेंटिस एक्ट 1961, जिसमें से कुछ एक्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स अभी हम देखने वाले हैं। जैसे है आपका कारखाना अधिनियम, तो कारखाना एक्ट की बात करें 1948 जो है, इसके लिए जो केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 1948 को संसद में पारित कराया था और भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा 23 सितंबर 1948 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ कारखाना अधिनियम, और इसका उद्देश्य है दोस्तों नियोजक और कामगारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना। दूसरा, नियोजक और कामगारों के बीच उत्पन्न विवाद को निपटाना। तीसरा, श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थल एवं स्वास्थ्य से संबंधित नियमावली बनाना। चौथा उद्देश्य है कामगारों के कार्यस्थल पर कार्य के घंटों का निर्धारण करना। पांचवा, कामगारों के वेतन, छुट्टियों आदि के लिए नियम बनाना। और अगला, श्रमिकों के लिए आवास सुविधा का प्रबंध करना। सातवां, अधिनियम के हितों की रक्षा करना। आठवां, कामगारों के आश्रितों की रक्षा करना। और नवा है कार्यस्थल पर कामगारों की मशीनों से सुरक्षा हेतु बचाव करना या बचाव संबंधी नियम बनाना। तो ये उद्देश्य है आपके एक्ट कारखाना अधिनियम 1948 का, जिसमें से बात करें हम जिस उद्योग में 3 से अधिक महिला कामगार हों, वहाँ पे एक शिशु गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें वे 6 माह तक के बच्चों को किसी परिचारिका के पास छोड़ सकें। तो शिशु गृह की व्यवस्था ये कारखाना अधिनियम के तहत ही की गई है। कार्य एवं घंटों की बात करें तो एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम आप नहीं कर सकते, निर्धारित की गई है 48 घंटे एक हफ्ते में। वहीं बात करें एक दिन में कितने घंटे आपको कार्य करने के लिए दिया जाएगा, तो 9 घंटे
अधिक से अधिक, मतलब 9 घंटे से अधिक आप काम नहीं कर सकते, जिसमें से 4 घंटे आप काम करेंगे और फिर आपको ब्रेक दिया जाएगा, इसके बाद 4 घंटे और। यदि आप वहीं 14 वर्ष के आयु से के कम हैं तो आपको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा, आपके लिए वहाँ पे वर्जित है। 14 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं यदि आप, तो आपको अनुमति है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 5 घंटे ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, और वो भी दोनों पारियों में नहीं, मात्र एक पारी में। वहीं महिला कामगारों की बात करें तो दोस्तों महिला कामगारों के लिए टाइम निर्धारित की गई है, और वो टाइमिंग रखी गई है सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। जो महिला कामगार हैं उनके लिए टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। उनको 7 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हुआ ये कि सन 2005 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के मुताबिक यदि औद्योगिक मैनेजमेंट महिला कामगारों को उचित सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे तो वे फिर 7 बजे से सुबह 5 बजे तक काम कर सकते हैं, या फिर उनका 7 बजे से 5 बजे तक काम उनसे लिया जा सकता है। तो यही है, कारखाना एक्ट में महिलाओं के लिए समय निर्धारित है कि सुबह 9 से 7 तक ही काम करेंगे। अगर जिस जगह वो काम कर रही हैं तो वहाँ अगर वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो निर्धारित करता है उनकी सुरक्षा की, तो फिर वो शाम 7 से मतलब नाइट ड्यूटी भी वो फिर कर सकते हैं। उनके कार्यस्थल से लेकर उनके गृह तक, मतलब निवास स्थल तक पूरी उनको अगर सुविधा मुहैया कराई जाती है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाती है। तो दोस्तों अपराध के लिए दंड और प्रावधान क्या-क्या हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए पहली बार अगर कोई उल्लंघन करता है नियमों का, तो कारखाने का मालिक अधिनियम का पहली बार जब उल्लंघन कर देता है, तो कारखाने के मालिक या प्रबंधक को 3 माह की सज़ा या 2000 रुपए आर्थिक दंड, या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती है, अगर वो फर्स्ट टाइम उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी बार करे तो 6 माह की सज़ा या 5000 जुर्माना अर्थदंड, या दोनों भी किया जा सकता है। वही तीसरी बार उल्लंघन करे नियमों का तो 6 माह की सज़ा और प्रतिदिन 150 रुपये जुर्माना उसको देना होगा। तो ये था कारखाना अधिनियम एक्ट। अब हम देखेंगे कारखाना अधिनियम। दूसरा है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसके अंतर्गत नियोजक द्वारा श्रमिकों को अलग अलग क्षति के लिए व्यावसायिक क्षति का भुगतान करना है। इसे पारित किया गया ये एक्ट श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 को, और लागू किया गया 1 जुलाई 1924 को। तो ये डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 1924 को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य नियोजक द्वारा श्रमिकों या कामगारों को अलग अलग क्षति के लिए व्यावसायिक क्षति का भुगतान किया जाना है, जैसे पूर्ण अपंगता या आंशिक अपंगता या मृत्यु की आदि के लिए अलग अलग धनराशि द्वारा भुगतान किया जाता है। अर्थात श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने यह अधिनियम जो है लागू की है। इसमें लगभग 11 संशोधन हुए हैं दोस्तों इस एक्ट के। 1923 से जब से ये बना तब से लेके 11 बार संशोधन हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट संशोधन जो है हुआ वो 1995 में हुआ था। क्षतिपूर्ति भुगतान की दर क्या क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए स्थायी अपंगता हो जाती है, स्थायी विकलांग हो जाते हैं अगर, तो उस स्थिति में 5,48,000 रुपये दी जाती है। वहीं अस्थायी अपंगता हो गई है तो उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान अर्धमासिक वेतन के अनुसार देय होता है। इसके अलावा 3500 से 6500 तक वेतन पाने वाले को उसकी आय के दर से भुगतान होता है। चिकित्सा कार्यकाल यदि 3 दिन का हो तो कोई भुगतान नहीं किया जाता, परंतु यदि अपंगता 28 दिन या उससे अधिक तक रहती है तो इस समयावधि का भुगतान किया जा सकता है। वहीं बात करें दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे 4,56,000 रुपये की राशि भुगतान की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, जिसे लागू किया गया 1 अक्टूबर इसके तहत
1 अक्टूबर 2006 से इस अधिनियम में 10,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले को लाभ देय होगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य बीमारी, अयोग्यता, मृत्यु जैसे विपरीत परिस्थितियों में संगठन के माध्यम से उचित संबल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत जहां कम से कम 20 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं तथा कार्य बिजली के द्वारा संचालित होता हो, वहां यह अधिनियम लागू होगा। दोस्तों, इसमें अंशदान भी कुछ दिया जाता है। जैसे अगर कर्मचारी 70 रुपये प्रतिदिन से कम वेतन पाने वाले हैं तो उनको अंशदान नहीं देना होता, लेकिन उससे ऊपर पाने वाले कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ही अंशदान क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो वहीं प्रतिशत की बात करें कि अगर तो कर्मचारी हैं तो उन्हें अपने मूल वेतन का जो है 1.75% अंशदान के रूप में जमा करना होता है इस योजना के तहत, इस एक्ट के थ्रू। और जो नियोक्ता है उनको 4.75% के बराबर अंश क्या है, जमा करना होता है। अब अगला एक्ट है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। दोस्तों, इसका उद्देश्य है मजदूरी के भुगतान में नियमितता लाना, अनुचित गलत कटौती को रोकना, भुगतान की समयावधि निश्चित करना। दोस्तों, मजदूरी भुगतान करने का दायित्व नियोजक का होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा, तो उनके भुगतान करने का दायित्व इन पर होगा। समय दिया गया है कि मजदूरी के भुगतान का समय क्या रहेगा। जिस संस्थान में 1,000 से कम श्रमिक काम करते हैं वहां अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। अन्य दशा में मजदूरी का भुगतान 10 तारीख तक किया जा सकता है। तो ये है भुगतान का समय। फिर अब हम देखेंगे किन किन स्थिति परिस्थिति में कटौती भी की जा सकती है। वैसे तो अधिनियम बनाया गया है कोई कटौती ना हो इसलिए अनुचित रूप से, लेकिन किन सिचुएशन में कटौती की जा सकती है, तो वो है जैसे जुर्माने के रूप में कटौती। जुर्माना कैसा? जैसे 15 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक पर जुर्माना नहीं किया जा सकता। जुर्माना 60 दिनों की अवधि में वसूला जाना चाहिए, इसके पश्चात नहीं। त्रुटि या गलती हुई उसी दिन से जुर्माना वसूली माना जाएगा। तो एक तो जुर्माने के रूप में कटौती की जा सकती है। दूसरा, कार्य पर अनुपस्थिति की संबंधित कटौती की जा सकती है। तीसरा, प्रतिष्ठान की क्षति होने पर कटौती की जा सकती है। चौथा, अग्रिम और अतिरिक्त भुगतान की कटौती की जा सकती है। पांचवा, आवास सुविधा की कटौती की जा सकती है। छठवां, आयकर की कटौती, जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती, कर्मचारी भविष्य निधि में कटौती, स्वेच्छा से राहत कोष में कटौती करवाना और सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा स्कीम में कटौती की जा सकती है। तो इन स्थितियों में कटौती जो है की जा सकती है। इनके अलावा ये अधिनियम बनाया गया है ताकि अनुचित कटौतियां ना हो, मजदूरी के भुगतान में टाइम से हो। फिर है अगला एक्ट कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध उपबंध कोष अधिनियम 1952। दोस्तों, भारत जैसा देश की लोकतांत्रिक कल्याणकारी राष्ट्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने श्रमिकों, कामगारों, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धावस्था में लाभ पहुंचाने के लिए किसी विधान का प्रबंध करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश की कल्याणकारी सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित कर यह प्रावधान किया गया कि किसी कर्मचारी के सेवा काल में उनकी आय का एक निश्चित भाग सुरक्षित किया जाएगा या सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसे एक मुफ्त राशि प्रदान की जा सके, जिससे वह अपना शेष जीवन भली प्रकार से निर्वाह कर सके अथवा अपने जीवन का शेष बचे कार्यों के लिए अग्रिम धन के रूप में उस राशि को दिया जाए। तो इसलिए बनाया गया है ये कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध उपबंध 1952। फिर है अगला एक्ट प्रशिक्षु अधिनियम 1961। दोस्तों, देश के अनवरत औद्योगिक विकास के कारण औद्योगिक प्रशिक्षाओं की मांग बढ़ने लगी है। उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के नियोजन की आवश्यकता ने नियोक्ताओं एवं इन औद्योगिक प्रशिक्षाओं के मध्य विविध विवादों और समस्याओं को जन्म दिया है। ऐसे में इंडस्ट्रियल अप्रेंटिस से संबंधित मामलों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 पारित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना एवं युवाओं में विविध कौशल का विकास करना
युवाओं में विविध कौशल के विकास के साथ ही उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें तैयार करना है। दूसरा, युवाओं को लाभकारी नियोजन के अवसर उपलब्ध कराना। फिर प्रशिक्षु श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु आवश्यक प्रावधान करना। अतः यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अधिनियम है। फिर अगला, श्रमिकों को शारीरिक क्षति एवं चोट लगने की दशा में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराना। तो ये है इनके मेन उद्देश्य। योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई है, वह 14 वर्ष की आयु से कम ना हो, मतलब कम से कम 14 वर्ष की आयु हो। तो ये थे एक्ट, आप इन्हें एक बार सर्च करके भी इनके बारे में अच्छे से आप देख सकते हैं, चीज़ें ढंग से एक बार आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्ट यही है और आने हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आप ईपीएफ और एमपी अधिनियम कब पारित किया गया, कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1952 में। ये ईपीएफ क्या है दोस्तों? यही आपका कर्मचारी भविष्य निधि कोष और विविध उपबंध कोष अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ? तो 1952 आपको बताना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत वे फैक्ट्रीज जहां पर महिलाओं की संख्या कितनी हो या कितने से अधिक होनी चाहिए, जहां पे शिशु सदनों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो शिशु सदनों की जो व्यवस्था है वह कितने महिलाओं की उपस्थिति में या होने पर स्थापित किया जाएगा? तो कम से कम 30 और 30 से अधिक होने पर। फिर है एक आपका अगला प्रश्न कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम किस स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी? तो इसके तहत दोस्तों विकलांगता की स्थिति में ये क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे बन सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो उसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। ऐसे ही वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1936 में कटौती से संबंधित, मतलब किन किन चीज़ों पे कटौती की जा सकती है? तो जैसे अभी हम देखें, आयकर की कटौती, अनुपस्थिति की कटौती, स्वैच्छिक कटौती, है ना? तो इन ऐसे ही आपका कार्यस्थल पर जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती, तो इन स्थिति में कटौती की जा सकती है, इसका क्वेश्चन है। अगला दिया है, जैसे कितने से कम आयु वाले बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती। फिर है अगला, कारखाने के नियम के अनुसार कर्मचारी को सप्ताह में अधिकतम कितने घंटों तक कारखाने में काम करना चाहिए? तो एक सप्ताह में 48 घंटे हमने अभी देखा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईपीएफ अधिनियम 1962 के अनुसार एक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का न्यूनतम कितना प्रतिशत योगदान ईपीएफ में देता है? तो ये देता है 12%। ऐसे ही प्रशिक्षु अधिनियम कब पारित हुआ? आपको पता होना चाहिए, अभी हम इस पे डिस्कस करें हैं। तो ये पारित हुआ 1961 पे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, न्यूनतम वेजेस एक्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1948 में। बाल श्रम एक्ट की स्थापना 1986 में। पीएफ एक्ट 1952 के तहत इंश्योरेंस फंड का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ है जमा से जुड़ी बीमा योजना। ऐसे ही ईएसआई एक्ट लागू कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में। दोस्तों श्रमिक मुआवजा अधिनियम है, इसके अंतर्गत किनको, मतलब किस मामले में मुआवजा दिया जाता है? तो ये विकलांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। फिर बात करें प्रशिक्षण अधिनियम, प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? स्कूल, उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पे जैसे आपका आंसर हो जाएगा उद्योग, तो उद्योगों में दिया जाता है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे आप एक बार खुद भी सर्च करके का डिटेल्स देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।